शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला के शब्द हैं और आज भी ये उतने ही सच हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के हर घर से, हर परिवार से जुड़ा है। हमारे बच्चों की शिक्षा और उसकी लगातार बढ़ती हुई लागत। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो इस दायरे को और भी बड़ा करती है, 3 से 18 साल तक। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या शिक्षा वाकई में मुफ्त है? इसी सवाल की तह तक जाने के लिए हम आज द हिंदू में छपे एक लेख को आधार बनाकर चर्चा करेंगे। ये लेख राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSS के 80वें राउंड के बिल्कुल ताज़ा आंकड़ों पर आधारित है। और ये चर्चा, मैं बता दूं, खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर सामाजिक न्याय और शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर रोशनी डालती है। तो चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये भारत में शिक्षा के भविष्य के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। हमारे बच्चे आखिर पढ़ कहाँ रहे हैं? अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो NSS के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 55.9% मतलब आधे से ज्यादा छात्र सरकारी स्कूलों में हैं। ठीक है। करीब 11.3% निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में है और 31.9% मतलब लगभग एक तिहाई पूरी तरह से प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में। ठीक है। तो मोटे तौर पर आधे से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। लेकिन मुझे लगता है असली कहानी इन बड़े आंकड़ों में नहीं, बल्कि इनके अंदर जो गांव और शहर का फर्क है उसमें छिपी होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असली कहानी गांव और शहर के विभाजन में ही है। जब हम शहरी भारत को देखते हैं तो तस्वीर मतलब पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? शहरों में कुल स्कूली बच्चों में से 51.4% यानी आधे से भी ज्यादा निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आधे से भी ज्यादा? हाँ। जबकि ग्रामीण भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 24% है। तो एक साफ झुकाव दिखता है निजी शिक्षा की तरफ, खासकर शहरों में। NSS के पिछले 75वें राउंड यानी 2017-18 के सर्वे से करें तो ये झुकाव और साफ दिखता है। अच्छा। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राइमरी लेवल पर निजी स्कूलों में दाखिला 20.9% से बढ़कर अब 25.9% हो गया है। और शहरों में? और शहरों में तो ये उछाल और भी ज्यादा है। वहाँ प्राइमरी लेवल पर ये 50.5% से बढ़कर 55.3% हो गया है। मतलब ये एक ट्रेंड है, परिवार निजी शिक्षा को चुन रहे हैं। हाँ, जहाँ भी उनके लिए संभव हो पा रहा है। और यहीं से पैसे का सवाल शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी सवाल, जो सरकारी स्कूल हैं, जो हमारे संविधान के मुताबिक मुफ्त होने चाहिए, क्या वो वाकई में मुफ्त है? और यही इन आंकड़ों का सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला पहलू है। मुफ्त शिक्षा की धारणा पर ये आंकड़े सीधे सीधे सवाल उठाते हैं। कैसे? जब सर्वे में पूछा गया कि क्या छात्रों को कोई कोर्स फीस देनी पड़ती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25.3% सरकारी स्कूल के छात्रों ने कहा हाँ। 1/4 छात्र सरकारी स्कूल में फीस दे रहे हैं। हाँ। और शहरों में तो स्थिति और भी चिंताजनक है। वहाँ 34.7% सरकारी स्कूल के छात्रों को फीस देनी पड़ रही है। हर 3 में से एक बच्चा। ये तो संवैधानिक गारंटी के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। ये इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है कि सरकारी स्कूल मतलब जीरो खर्च। ये वाकई चौंकाने वाला है। तो अगर मुफ्त शिक्षा भी मुफ्त नहीं है, तो अब आते हैं असल खर्च पर। निजी स्कूलों का हिसाब किताब क्या कहता है? पहले सरकारी स्कूलों का ही खर्च देख लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में प्री प्राइमरी की सालाना फीस औसतन 823 रुपए है, जो हायर सेकेंडरी तक 7,308 रुपए हो जाती है। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में ये 1,630 रुपए से शुरू होकर 7,704 रुपए तक जाती है। ठीक है, ये आंकड़े शायद बहुत बड़े ना लगे, लेकिन अब आते हैं उस सेक्टर पर जहां आधे से ज्यादा शहरी बच्चे जा रहे हैं। निजी स्कूलों में कितना खर्च आता है? यहाँ पर आंकड़े एकदम से छलांग लगाते हैं। मतलब? ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्री प्राइमरी की सालाना फीस औसतन 17,988 रुपए से शुरू होती है और हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते 33,567 तक चली जाती है। और शहरी भारत में? शहरी भारत में तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है। प्री प्राइमरी में ही ये लगभग 26,188 रुपए है और हायर सेकेंडरी में 49,075 रुपए सालाना। करीब 50,000 रुपए सालाना। ये सिर्फ नंबर हैं।
एक आम भारतीय परिवार के लिए इसका मतलब क्या है? इसका सही मतलब समझने के लिए हमें इन आंकड़ों को घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES के साथ रखकर देखना होगा। HCES, हाँ वो जो हमें बताता है कि एक औसत व्यक्ति महीने में कितना खर्च करता है। हाँ, जिसे हम MPCE कहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आती है। कैसी तस्वीर? तस्वीर ये है कि एक शहरी निजी स्कूल में प्री प्राइमरी स्तर की पढ़ाई का जो सालाना खर्च है, मतलब लगभग 26,000 रुपए, हाँ, वो भारत के सबसे गरीब 5% परिवारों की लगभग पूरी मासिक आय के बराबर है। क्या मतलब एक परिवार पूरे महीने जो कमाता है वो सब कुछ एक बच्चे की सिर्फ नर्सरी की फीस भरने में चला जी जाएगा? हाँ। और अगर हम हायर सेकेंडरी की बात करें, वो जो करीब 49,000 रुपए है। हाँ, वो फीस भारत के तीसरे आय दशमक यानी देश के लगभग 30% आबादी वाले परिवारों के मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि अच्छी स्कूली शिक्षा एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन चुका है। बिल्कुल, ये एक अधिकार नहीं बल्कि एक तरह का विशेषाधिकार, एक प्रिविलेज बन गई है। और ये कहानी तो सिर्फ स्कूल की फीस की है, इसके ऊपर भी तो एक खर्च है, एक पूरी समानांतर व्यवस्था जिसे शैडो एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। निजी कोचिंग और ट्यूशन, हाँ, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5% और शहरी क्षेत्रों में 30.7% बच्चे निजी कोचिंग लेते हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती है ट्यूशन का बोझ भी बढ़ता जाता है। हाँ, ये एक पैटर्न है। शहरी क्षेत्रों में ये प्री प्राइमरी में करीब 14% से शुरू होता है, लेकिन सेकेंडरी मतलब 9वीं-10वीं तक 40% पर पहुंच जाता है। और हायर सेकेंडरी में? हायर सेकेंडरी में 44.6%, मतलब 11वीं-12वीं में पढ़ने वाले लगभग आधे शहरी बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन भी जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। शोध बताते हैं कि जिन परिवारों की आय ज्यादा है, जहां माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां ट्यूशन की मांग ज्यादा है। एक तरह की दौड़ है अपने बच्चे को आगे रखने की। हाँ, लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। वो क्या? माता पिता निजी स्कूलों में इतनी भारी फीस दे रहे हैं, ये मानकर कि वहां बेहतर पढ़ाई होगी, तो फिर उन्हीं बच्चों को अलग से ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सही सवाल है। ये तो ऐसा हुआ कि आपने एक महंगी गाड़ी खरीदी और फिर उसे चलाने के लिए रोज एक मैकेनिक को भी बुलाना पड़ रहा है। यही निजी शिक्षा बाजार का एक बड़ा भ्रम है। कई अध्ययन ये दिखाते हैं कि महंगी फीस लेने वाले कई निजी स्कूलों में शिक्षक अक्सर कम वेतन पर काम करते हैं और उनकी योग्यता भी कई बार सवालों के घेरे में होती है। तो क्लासरूम में जो कमी रह जाती है उसे ट्यूशन में पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल। तो परिवार एक तरह से दोहरी मार झेल रहे हैं, पहले स्कूल की भारी फीस और फिर ट्यूशन का महंगा खर्च। और कुछ हद तक ये एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है ना? हाँ, ये एक सामाजिक दबाव का रूप ले चुका है कि अगर आपका बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा तो शायद आप उसकी पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ संविधान का मुफ्त शिक्षा का वादा, दूसरी तरफ महंगे निजी स्कूल और उसके ऊपर ट्यूशन का बोझ। एक यूपीएससी उम्मीदवार के लिए ये किस तरह की तस्वीर पेश करता है? इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं? इसके परिणाम बहुत गहरे और गंभीर हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में असमानता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक दो स्तरीय शिक्षा प्रणाली बन रही है। बिल्कुल, एक उनके लिए जो खर्च कर सकते हैं और दूसरी बाकी सबके लिए। जब सरकारी स्कूलों से नामांकन घटता है तो वे और कमजोर होते जाते हैं। और इससे गरीब परिवारों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। सही कहा। उन्हें भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर निजी सिस्टम में आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अक्सर भारी कर्ज की कीमत पर। और ट्यूशन का बढ़ता चलन इस खाई को और चौड़ा कर रहा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? लेख किस दिशा में इशारा करता है? लेख का मुख्य सार ये है कि असली समाधान इस शैडो सिस्टम से लड़ने में नहीं, बल्कि मुख्य सिस्टम को मजबूत करने में है। मतलब सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में? जी। अर्थशास्त्री अंकुश अग्रवाल, पारुल गुप्ता और देबासिस मॉन्डल का 2024 का एक अध्ययन है। उन्होंने पाया कि निजी ट्यूशन और स्कूल की गुणवत्ता के बीच एक नकारात्मक संबंध है। नकारात्मक संबंध? इसका मतलब कि जिन स्कूलों की गुणवत्ता अच्छी है, हाँ। वहां के बच्चों को ट्यूशन की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा लिंक है। बिल्कुल। बेहतर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ट्यूशन पर कम निर्भर रहते हैं। इसलिए अगर हम अपना पूरा जोर सरकारी स्कूलों की शिक्षण गुणवत्ता को सुधारने में लगाएं,
तो हम न केवल ट्यूशन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को कम कर सकते हैं, बल्कि अलग-अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच के बढ़ती खाई को भी पाट सकते हैं। तो जोर सरकारी शिक्षा प्रणाली को फिर से जिंदा करने पर होना चाहिए। बिल्कुल। तभी हम भारत में सभी बच्चों के लिए वास्तविक समान और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है भी भारत में शिक्षा का खर्च एक बहुत ही गंभीर और बहुस्तरीय मुद्दा बन चुका है। संविधान के वादे और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। और जहां सरकारी स्कूलों को मजबूत करना एक स्पष्ट समाधान नजर आता है, वहीं हमें इन आंकड़ों से उजागर हो रहे एक गहरे सामाजिक बदलाव पर भी सोचना चाहिए। किस तरह का बदलाव? ये सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास के बारे में क्या कहता है? जब माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इतना बड़ा वित्तीय बोझ उठाने को तैयार है, ये धारणा, चाहे वो सही हो या गलत, सार्वजनिक शिक्षा के भविष्य को आखिर कैसे प्रभावित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी विषयों पर गहन विश्लेषण आपके लिए लाते रहें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।